नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भारत के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत की गुत्थी, अब तक की सबसे रहस्यमय कहानी, भारत से लेकर जापान तक और विमान हादसे से लेकर फैजाबाद तक, बोस की मौत के रहस्य की कसक और टीस से भरा कभी न खत्म होने वाली एक दास्तां। बोस की मौत एक रहस्यमय यात्रा। पहले थ्योरी से रहस्य की शुरुआत, तमाम फिल्में, कई डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और सैकड़ों सरकारी फाइल्स, सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो है सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच। मौत की रहस्यमय इस यात्रा की शुरुआत 18 अगस्त 1945 से हुई। सबसे पहले कहा गया कि 18 अगस्त 1945 जापान के एक विमान हादसे का शिकार हो गया। कहा गया कि इसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे और यह विमान ओवरलोड भी था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फोर्मोसा, वर्तमान में ताइवान में हुई थी। हादसे के बाद ऐसा कोई तथ्य सबूत या प्रमाण सामने नहीं आया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उस हादसे में नेताजी बच गए थे या उनकी मौत हो गई थी। बस यहीं से नेताजी चंद्र बोस की रहस्यमय मौत की खबर ऐसी पसरी कि इतने सालों में इस खबर के कई वर्जन सामने आ चुके हैं, लेकिन सच आज भी नदारद है। हालांकि 18 अगस्त 1945 का यह वही दिन था जब से नेताजी को दुनिया ने दोबारा नहीं देखा। न वे जिंदा ही कहीं देखे गए और न ही उनका पार्थिव शव ही कहीं मिला। जापान की पुष्टि से हिंदुस्तान में सन्नाटा। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को बोस हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे। इसी हवाई सफर के बाद दुनिया के लिए वो लापता हो गए। जापान की एक संस्था ने इसी साल 23 अगस्त को ये खबर जारी की थी कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जापान की एक घोषणा के बाद पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा पसर गया, जब जापान सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। तो फिर सुभाष चंद्र बोस कहां गए, जिंदा थे या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। मुखर्जी आयोग को क्या कहा ताइवान ने? दरअसल जापान में जिस विमान दुर्घटना में उनकी मौत की वजह बताया जाता है, उसका वजह आज तो कोई साक्ष्य नहीं मिला। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद उनके बारे में पता लगाने के लिए 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में आयोग बनाया था। इस आयोग को ताइवान सरकार ने बताया था कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटना हुआ ही नहीं। क्या सरकार की फाइल में दफन है मौत का रहस्य? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी 2015 को नई दिल्ली स्थित नेशनल आर्काइव्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक की थी। प्रधानमंत्री ने फाइलों का डिजिटल वर्जन जारी किया था। इससे पहले नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमय तरीके से लापता होना और इससे संबंधित मामलों में करीब 39 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। सवाल उठता है कि क्या सरकार को पता है नेताजी की मौत का रहस्य? अगर नहीं तो फिर 39 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने से सरकार इनकार क्यों कर रही है? क्या कहती है 3 आयोग की रिपोर्ट? ज्यादातर लोगों ने नेताजी के मौत को लेकर विमान दुर्घटना वाली थ्योरी को तथ्यहीन मानकर स्वीकार नहीं करते हैं।
हादसे के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आई है और लंबे समय तक जारी रही है। आजादी के बाद भारत सरकार नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन कर चुकी है, जिनमें से 2 ने आयोग तो पुष्टि कर चुकी कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी, जबकि जापान सरकार ने दावा किया था कि उस दिन फोर्मोसा में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। क्या गुमनामी बाबा ही थे बोस? एक दूसरी थ्योरी है कि नेताजी को कई लोग गुमनामी बाबा मानते हैं। मानना है कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। 1985 में जब गुमनामी बाबा का निधन हुआ तो उनके समान को देखकर सब दंग रह गए। गुमनामी बाबा फराटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन बोलते थे। उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार, पत्रिकाएं आदि थी। उनके सामान से नेताजी की निजी तस्वीरें भी मिली, जिससे कयास लगाया गया कि वही नेताजी की रोलेक्स की घड़ी, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 में आनंद बाजार पत्रिका में छपी 24 किस्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट आदि मिले। यह भी कहा जाता है कि गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार उसी जगह किया गया जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा में कटक में हुआ था। उस समय कटक बंगाल प्रेसिडेंस का हिस्सा हुआ करता था। उनकी पत्नी एक बेटी थी। दरअसल साल 1934 में सुभाष चंद्र बोस अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियन महिला एमिली सेकल से हुई। दोनों के बीच प्यार हो गया। 1942 में सुभाष चंद्र बोस और एमिली सेकल ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। उसी साल एमिली सेकल ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम अनीता बोस रखा गया। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। प्लीज मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।